नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत और मेरा दोस्त रेवंत शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के छात्र हैं और आज हम आपको केतन पारेख के 2001 स्कैम के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं केतन पारेख के बारे में थोड़ा और जानने से। केतन पारेख एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिनका फैमिली बिजनेस स्टॉक ब्रोकरेज का था। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1980 के दशक में करी थी, जहाँ पे उन्होंने NH सिक्योरिटीज में काम करना स्टार्ट करा था। 1990 के दशक में वो हर्षद मेहता के कॉन्टैक्ट में आए, जो कि उस वक्त काफी वेल नोन थे स्टॉक ब्रोकिंग में, और उन्होंने हर्षद मेहता की फर्म ग्रोमोर इन्वेस्टमेंट में एज अ ट्रेनी काम करना स्टार्ट करा। केतन पारेख अपने घोटाले को चलाने के लिए पंप एंड डंप स्कीम का उपयोग करते थे और उसके साथ वो काफी अन्य तकनीकों का भी उपयोग करते थे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है। पंप एंड डंप स्कीम एक फ्रॉड स्कीम है जिसमें स्टॉक ऑपरेटर्स पहले बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदते हैं और फर्जी जानकारी और दिखावे के जरिए निवेशकों को लुभाने की कोशिश करते हैं। फर्जी सूचनाओं से गुमराह होकर निवेशक जाल में फंस जाते हैं और वो शेयर खरीदने लगते हैं। इससे शेयरों की मांग में वृद्धि होती है, इसलिए शेयर्स की कीमत भी वृद्धि करती है। उस स्टॉक की बढ़ती मांग और उसकी कीमत को देखते हुए और निवेशक उस स्टॉक पर भरोसा करते हैं और इसलिए उसे खरीदना शुरू कर देते हैं। नतीजन शेयर की कीमत बढ़ जाती है और वह पंप हो जाता है। जब शेयर्स की कीमत बढ़ जाती है तो ऑपरेटर्स बेहतर मुनाफा कमाने के लिए उस स्टॉक को डंप कर देते हैं, यानी बेच देते हैं। जब ऑपरेटर्स उन शेयरों को बेच देते हैं तो उसे बढ़ावा देना बंद हो जाता है। तो शेयर के बारे में ऑपरेटर्स द्वारा फैलाई गई फेक इन्फॉर्मेशन के कारण शेयर्स की कीमतें गिरने लगती हैं और उस स्टॉक में निवेश करने वाले निवेशकों को भारी नुकसान होता है। यहाँ तक कि केतन पारेख कुछ शेयरों में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग खरीद लेते थे और फिर अपनी हेराफेरी करने लगते थे। आगे बढ़ने से पहले हमें दो प्रकारों के इन्वेस्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा। पहले इन्वेस्टर जो कि रिटेल इन्वेस्टर होते हैं और दूसरा इन्वेस्टर जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। रिटेल इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जो अपने लिए या अपने पर्सनल खाते के लिए शेयर खरीदते हैं, जैसे कि आप और मैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक ऐसी संस्था होती है जो कि पोर्टफोलियो अपने या फिर अलग लोगों के लिए निवेश करते हैं, उदाहरण के लिए म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, हेज फंड आदि। हर्षद मेहता अपने शेयरों में ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करते थे, जबकि केतन पारेख ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लुभाने की योजना अपनाई थी, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफी बड़े अमाउंट में निवेश करते थे। केतन पारेख अच्छी तरह से जानते थे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट करा जाए और वो क्या चाहते थे। क्योंकि केतन पारेख खुद एक इंस्टीट्यूशनल स्टॉक ब्रोकर थे, इसलिए उन्होंने शेयर बाजार में हेरफेर करने के लिए और इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज का उपयोग करा, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लिक्विडिटी को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, इसलिए केतन पारेख ने सर्कुलर ट्रेडिंग शुरू की। आप सोच रहे होंगे कि सर्कुलर ट्रेडिंग क्या चीज है। तो सर्कुलर ट्रेडिंग एक ऐसी स्कीम है जिससे कोई भी इन्वेस्टर सर्कुलर ट्रेडिंग का उपयोग करके स्टॉक की वॉल्यूम को आर्टिफिशियल रूप से बढ़ा सकता है। स्टॉक वॉल्यूम किसी भी दिन एक पर कारोबार किए गए शेयरों की संख्या होती है। जैसे कि हम दिन में आगे बढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स और उसके ट्रेड्स कंप्लीट होते हैं और इससे मार्केट की ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाती है। सर्कुलर ट्रेडिंग में ऑपरेटर्स आपस में ही व्यापार करते हैं, जैसे कि पहला ऑपरेटर दूसरे को शेयर बेचता है, वह इसे तीसरे को बेचता है और वह इसे पहले वाले को वापस बेचता है। इसी तरह एक ट्रेडिंग एक सर्कल के भीतर होती है और इस शेयर की मात्रा अपने आप ही बढ़ती जाती है, क्योंकि ये ऑपरेटर्स के बीच में घूमता रहता है। इससे स्टॉक की मात्रा कई ज्यादा बढ़ जाती है। केतन पारेख शेयरों में खूब पैसा लगाकर उसके दाम बढ़ा रहे थे। सर्कुलर ट्रेडिंग में सबसे पहले सभी ऑपरेटर्स मिलकर शेयर की क्वांटिटी, उसके ट्रेड की कीमत और ट्रेडिंग का समय तय करते हैं। फिर उस स्टॉक की खरीद और बिक्री ऑपरेटर्स उसी कीमत पर और उसी समय पर ऑर्डर का अमाउंट दर्ज करके करते हैं। इसका मतलब है कि वे ठीक एक ही तरह के ऑर्डर्स देते हैं। नतीजन शेयर की ट्रेडिंग सेम ट्रेडर्स के बीच होती है और शेयरों की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। सर्कुलर ट्रेडिंग के लिए केतन पारेख अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं और शेयर्स का वॉल्यूम बढ़ाते हैं। केतन पारेख मुख्य रूप से 10 शेयरों में हेरफेर करते थे, जिन्हें केटन स्टॉक्स के रूप में भी जाना जाता था। वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से उन शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी। इसके कारण ऐसा लग रहा था कि उन शेयरों के लिए इन्वेस्टर्स दिलचस्प हैं। इसकी वजह से दूसरे इन्वेस्टर्स ने भी इन शेयरों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। केतन पारेख के कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ अच्छे संबंध थे। केतन पारेख द्वारा स्टॉक मार्केट में हेरफेर करने की किसी को भनक तक नहीं लगी। उन इन्वेस्टर्स ने भी केटन शेयरों में निवेश करना शुरू कर दिया। जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उन शेयरों में इन्वेस्ट करा तो उन स्टॉक्स की मांग और कीमत दोनों बढ़ गई। कीमत और मात्रा बढ़ने के कारण
रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी उन शेयरों में निवेश करना शुरू कर दिया। 1997 से 2001 और 2002 तक .com बूम चल रहा था, जहां टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम कंपनियां तेजी से बढ़ रही थी। इसी वजह से निवेशक उन शेयरों में हद से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। तभी केतन पारेख ने टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स और उनकी मीडिया कंपनीज के साथ छेड़छाड़ शुरू की। संक्षेप में, केतन पारेख ने काफी प्रॉफिट कमाया और उनका बहुत ही अच्छा समय चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि केटन स्टॉक्स भविष्य की अच्छी ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और .com बूम के कारण बढ़ रहे थे। केतन पारेख पूरी कोशिश करते थे कि जिन शेयरों में वे निवेश कर रहे थे वो मीडिया का अच्छा ध्यान आकर्षित करें और इन शेयरों को हमेशा सुर्खियों में रखने की कोशिश करते थे ताकि अधिक निवेशक आकर्षित हो जाएं और आखिर में स्टॉक की प्राइस बढ़ जाए। पेंटाफोर सॉफ्टवेयर्स के शेयर की कीमत में हेराफेरी करने के बाद केतन पारेख ने शेयर्स की कीमत 175 रुपए से बढ़ाकर 2,700 रुपए कर दी। इसी तरह ग्लोबल टेली सिस्टम्स के शेयर्स की कीमत 85 रुपए से बढ़ाकर 3,100 रुपए, HFCL की कीमत 42 रुपए से बढ़ाकर 2,300 रुपए और जी के शेयर्स की कीमत 750 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दी। इसी तरह उन्होंने कई अन्य शेयर्स में हेराफेरी करके उनकी प्राइस बढ़ा दी। जैसे ही शेयर्स की कीमत अपने हाईएस्ट लेवल्स पर पहुंच गई, केतन पारेख ने उन शेयर्स को डंप करना शुरू कर दिया और उन्होंने कई चुनिंदा शेयर्स पे फोकस करा और साथ ही उन्होंने इन शेयर्स में अपनी अधिक हिस्सेदारी खरीदकर बेहतर पोजीशन बना ली। केतन पारेख इन घोटालों को चलाने के लिए जरूरी फंड्स की व्यवस्था दो अलग अलग जगहों से करते थे, कंपनी के प्रोमोटर्स और बैंकों से। जब प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को बेचना चाहते थे तब वे ये चाहते थे कि शेयर्स की प्राइस उनके पीक पर हो ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। कुछ कंपनी के प्रमोटर्स अपने ही शेयरों को गिरवी रख के कर्ज लेते हैं। जब शेयरों की कीमत में भारी वृद्धि होती है तब प्रमोटर उन शेयरों पे काफी ज्यादा लोन ले सकते हैं। इसलिए कंपनीज के प्रमोटर केतन पारेख को बेहतरीन कर्ज देकर शेयर की कीमत में हेरफेर करने के लिए कहते रहते थे। अब बात करते हैं केतन पारेख को बैंकों से मिलने वाले फंड्स की। तो अब चलिए हम जानते हैं कि केतन पारेख ने अपने स्कैम के लिए फंड्स कहां से जुगाड़ करे। केतन पारेख ने मुख्य रूप से दो बैंकों से फंड्स लिए, GTB यानी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और MMCB यानी माधवपुरा मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। जब शेयर्स की कीमत बढ़ती थी तो केतन पारेख अपने शेयर्स को लोन लेने के लिए एज अ कोलैटरल रख देते थे और वे फिर उन लोन से आए पैसों का उपयोग करके स्टॉक्स की प्राइसेस मैनिपुलेट करते थे। केतन पारेख ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में कुछ प्रभावशाली हिस्सेदारी खरीद रखी थी। यह भी उनके प्लान का एक हिस्सा था। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के अधिकारियों के साथ उन्होंने उस बैंक का इस्तेमाल अपने लिए फंड्स की व्यवस्था करने के लिए किया, जबकि MMCB जो कि एक गुजरात का बैंक है ने इस घोटाले में बड़ी भूमिका निभाई। MMCB के कुछ अधिकारियों ने केतन पारेख की बहुत मदद की और उनकी मदद से केतन पारेख ने MMCB से बड़ा लोन लिया जो कि उन्होंने स्टॉक्स की प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करा। उस समय RBI के नियमों के अनुसार बैंकों को स्टॉक ब्रोकर्स को 15 करोड़ रुपए से अधिक लोन देने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद MMCB ने केतन पारेख को 800 करोड़ रुपए से भी अधिक का लोन दिया। वहीं GTB बैंक ने उन्हें 100 करोड़ रुपए से भी अधिक का लोन दिया। RBI के नियमों को तोड़ने के साथ साथ MMCB ने केतन पारेख को बिना कोलैटरल के भी लोन जारी किया। जिस तरह हर्षद मेहता ने फंड्स की व्यवस्था करने के लिए रेडी फॉरवर्ड डील का गलत इस्तेमाल किया, उसी तरह केतन पारेख ने फंड्स जुटाने के लिए पे ऑर्डर का गलत इस्तेमाल किया। पे ऑर्डर भी डिमांड ड्राफ्ट की तरह एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, जहां पर ऑर्डर जारी करने वाले बैंक को पे ऑर्डर लेने से पहले आपको राशि का भुगतान करना होता है। MMCB केतन पारेख की कंपनीज के नाम पे पे ऑर्डर जारी करता था और उनकी कंपनीज की करंट अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच में भी थी। बैंक ऑफ इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच उस समय काफी बड़ी थी, जहां बड़े-बड़े ट्रांजैक्शन हुआ करते थे। जब भी उन्हें फंड्स की जरूरत होती थी, केतन पारेख MMCB से प्राप्त पे ऑर्डर द्वारा बैंक ऑफ इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच के माध्यम से फंड जुटाते। उस समय के दौरान बैंक ऑफ इंडिया के पे ऑर्डर्स पर 18.5% का ब्याज लगता। मार्च 2001 में MMCB ने 137 करोड़ के पे ऑर्डर जारी किए। केतन पारेख की कंपनीज ने वे पे ऑर्डर बैंक ऑफ इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच को दिए थे। उन पे ऑर्डर्स को तब बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूवल के लिए भेजा गया। प्रक्रिया के बाद बैंक ऑफ इंडिया को वह पैसा पे ऑर्डर जारी करने वाले बैंक से प्राप्त हो गया था। आमतौर पर यदि 3 दिनों के भीतर पे ऑर्डर वापस नहीं किया गया
तो ये समझा जाता था कि पे ऑर्डर को मंजूरी दे दी गई, लेकिन आरबीआई ने उस समय 11 से 12 दिनों के बाद उन पे ऑर्डर को बैंक ऑफ इंडिया को वापस कर दिया। तब तक बैंक ऑफ इंडिया उन पैसों को केतन पारेख की कंपनी में ट्रांसफर कर चुका था। आरबीआई से इस तरह की प्रतिक्रिया का किसी ने उम्मीद नहीं करी। कई बड़े बड़े बैंकर्स भी हैरान थे। उन पे ऑर्डरों को बैंकों ने बाउंस कर दिया था क्योंकि एमएमसीबी ने क्लियरिंग में भाग नहीं लिया। साथ ही उनके पास पर्याप्त फंड नहीं थे। नतीजन आरबीआई ने एमएमसीबी को डिफॉल्टर घोषित कर दिया और बैंक ऑफ इंडिया को रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी कीमत 131 करोड़ थी। फिर बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारेख से पैसे वापस करने को कहा। तब केतन पारेख ने केवल 7 करोड़ दिए और अन्य रुपए वापस करने से इनकार कर दिए। बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारेख को 130 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के लिए दोषी ठहराया और शिकायत दर्ज कर दी। सीबीआई ने केतन पारेख को गिरफ्तार किया और फिर इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया। जिस तरह सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता के घोटाले को एक्सपोज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरह उन्होंने केतन पारेख के घोटाले को एक्सपोज करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एमएमसीबी के इस तरह के व्यवहार से उसके डिपॉजिटर्स को भी भारी नुकसान हुआ। डिफॉल्टर घोषित होने के बाद एमएमसीबी ने अपने विभिन्न डिपॉजिटर्स के पैसे वापस नहीं किए। उसके बाद 2012 में आरबीआई ने एमएमसीबी का लाइसेंस रद्द कर दिया। स्टॉक्स में हेराफेरी के लिए केतन पारेख ने 20 से 25 कंपनियों का नेटवर्क बनाया जो वो संचालित करते थे। केतन पारेख बैंकों और निवेशकों से प्राप्त धन को नेटवर्क में अपनी एक कंपनी में भेजता था और फिर उसी पैसों को उसी नेटवर्क के द्वारा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर देता। उससे उसने तुरंत बैंक ऑफ इंडिया के से प्राप्त हुए धन को नेटवर्क के किसी अन्य कंपनी में रखवा दिया। केतन पारेख ने उन पैसे का इस्तेमाल शेयर बाजार में भी किया। इससे केतन पारेख को इस सच को छिपाने में मदद मिली कि वो कहाँ से फंड जुटाते थे और कहाँ फंड का इस्तेमाल करते। केतन पारेख ने अपनी नेटवर्क का इस्तेमाल सर्कुलर ट्रेडिंग और बैंक से कर्ज लेने के लिए किया था। जब .com बबल बर्स्ट होने लगा तो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी शेयरों में गिरावट देखी गई। मार्च 2001 से शुरुआत से कुछ निवेशकों और ब्रोकर्स ने केतन शेयरों को भी शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया, जो उस समय तक बहुत ही ज्यादा ओवरप्राइस्ड हो चुके थे। इससे लोगों ने बाजार को गिरते हुए देखा और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी शेयरों की बिक्री शुरू कर दी। इससे केतन पारेख के जिस भी शेयर में अच्छी हिस्सेदारी थी उसमें भारी गिरावट आई। एक बार जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर और शॉर्ट सेलर शेयर बेचने लग गए तो दूसरी तरफ केतन पारेख भी अपने ओवरवैल्यूड स्टॉक्स की सुरक्षा करने की कोशिश करते रहे। लेकिन केतन पारेख लंबे समय तक बाजार से नहीं लड़ पाए। जब शेयरों की कीमत गिरने लगी तो उन्होंने बैंक से धन जुटाना मुश्किल हो गया। केतन पारेख ने कुछ फंड की व्यवस्था की और कुछ समय के लिए बाजार से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। वहीं पे ऑर्डर का मामला सामने आया और केतन पारेख घोटाले का पर्दाफाश हो गया। केतन पारेख के खरीदे गए शेयरों, जिनकी कीमत बहुत समय से बढ़ती गई, स्कैम एक्सपोज होने पर शेयर बुरी तरह गिर गए। एग्जाम्पल के लिए ग्लोबल टेली सिस्टम की प्राइस ₹3100 से गिर के 120 हो गई। HFCL की कीमत 2300 से 90 रुपए हो गई। इसी तरह केतन पारेख के बाकी शेयर में भी जबरदस्त गिरावट हुई। केतन शेयरों में इन्वेस्ट करने वाले को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। घोटाले के बाद एमएमसीबी और जीडीबी को भी बड़ा नुकसान हुआ। इस घोटाले के बाद केतन पारेख को 2017 तक ट्रेडिंग करने से बैन कर दिया गया। इसके बावजूद 2009 में सेबी की जांच में ये पाया गया कि केतन पारेख अभी भी कुछ कंपनियों के माध्यम से ट्रेड कर रहे थे और वो अभी भी बाजार में एक्टिव थे। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट क्राइसिस का सामना करना पड़ा था और जो केतन पारेख के कारण 100 करोड़ का लॉस भी हुआ। मार्च 2014 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने केतन पारेख को 2 साल की कारावास की सजा सुनाई। 2001 के घोटाले के बाद केतन पारेख का नाम सुर्खियों में भी था। लेकिन आपको बता देते हैं कि केतन पारेख 1992 के कैफीना म्यूचुअल फंड घोटाले में भी शामिल थे। इसके लिए उन्हें 1 साल के लिए भी जेल भेजा गया। इस घोटाले के दौरान केतन पारेख ने लगभग ₹2000 से 3000 करोड़ ओसीबी यानी ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू विदेश भेजे थे। सीबीआई ने केतन पारेख का स्विस बैंक खाता भी जब्त कर लिया था। न केवल स्विस बैंक में बल्कि केतन पारेख अलग अलग देशों में अलग अलग बैंक खाते में पैसे भेजते थे। केतन पारेख ने बड़े बड़े राजनेताओं के साथ अच्छे संबंध उनसे रखे थे, जिनसे उन्हें बहुत ही मदद मिली। केतन पारेख और हर्षद मेहता दोनों स्कैम में बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल है।
हर्षद मेहता ने अपने स्कैम्स को चलाने के लिए बैंक रिसीट्स का मिसयूज किया, जबकि केतन पारेख ने पेमेंट ऑर्डर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने स्कैम को अंजाम दिया। ये था दोनों का एक डिफरेंस कि दोनों अलग बैंकिंग टूल्स का यूज करते थे अपने स्कैम्स में। अगले डिफरेंस की बात करें तो हर्षद मेहता जो थे उनका क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्रोकर्स, बट वहीं केतन पारेख का ब्रोकर्स का नेटवर्क काफी बड़ा था। 26 एंटिटीज तो सिर्फ उनकी ही थी जो स्कैम में काम कर रही थी, और ये चीज जरूरी भी थी केतन पारेख के लिए, क्योंकि हर्षद मेहता स्कैम के 9 साल बाद जब मार्केट काफी बढ़ गया था तब स्कैम चलाने के लिए नेटवर्क बड़ा होना जरूरी था। अगला डिफरेंस दोनों स्कैम में ये था कि हर्षद मेहता ने बैंकिंग रेगुलेशंस में मौजूद लूपहोल्स का यूज करा अपने स्कैम को चलाने के लिए। बैंकिंग में जो रेडी फॉरवर्ड डील का लूपहोल था, हर्षद मेहता ने उसका इस्तेमाल किया अपने स्कैम में। वहीं केतन पारेख ने माल प्रैक्टिसेस किए अपने स्कैम में, जैसे सर्कुलर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, और जिस तरह से वह लोन लेते थे बिना कोलैटरल रखे। ये सारे माल प्रैक्टिसेस थी जो केतन पारेख ने यूज करी अपने 2001 के स्कैम में। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने किसी लूपहोल का फायदा उठाया, उनकी एक्टिविटीज गलत थी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ थी। अगला डिफरेंस दोनों स्कैम में सेबी का भी था। हर्षद मेहता के टाइम पे सेबी के पास काफी कम पावर और कंट्रोल था, जबकि केतन पारेख के टाइम पे सेबी एक बड़ी रेगुलेटरी बॉडी बन चुकी थी, इसके पास काफी पावर थी। इसके बावजूद केतन पारेख अपना स्कैम करने में काफी समय तक सफल हुए। जो हर्षद मेहता का स्कैम था उसकी एस्टिमेटेड वर्थ ₹5,000 करोड़ तक की मानी जाती थी, जबकि केतन पारेख का स्कैम जो कि नेट वर्थ ₹40,000 करोड़ का था उसके आसपास ही मानी जाती थी। साथ ही साथ एक और डिफरेंस ये भी था कि हर्षद मेहता स्कैम में यूज होने वाले पैसे ज्यादातर देश में ही रखते थे, जबकि केतन पारेख ने पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क बना रखा और वो पैसों को इंडिया से बाहर भी सर्कुलेट कर रहे थे। तो ये थे थोड़े की डिफरेंसेस हर्षद मेहता और केतन पारेख की स्कैम के बीच। जैसा कि हम श्री राधाकृष्ण दमानी के बारे में जानते हैं, श्री दमानी का स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस था, केतन पारेख का भी स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस था। इसका अर्थ है कि ये दोनों एक ही फैमिली बैकग्राउंड से थे। लेकिन श्री दमानी जी आज भारत में सबसे सफल निवेशकों और एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं और कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जबकि केतन पारेख को अपने घोटाले की वजह से जेल भी जाना पड़ा और अभी भी उनके खिलाफ कोर्ट में कई मामले चल रहे हैं।